दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक और भारत के महान योद्धाओं में शुमार पृथ्वीराज चौहान को शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। एक ऐसा योद्धा जिसने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ डाला था। अपनी दोनों आंखें खो देने के बावजूद भी शब्द भेदी बाण में भरी सभा में मोहम्मद गौरी को मौत का रास्ता दिखा दिया था। पृथ्वीराज महावीर थे, लेकिन वो एक प्रेमी भी थे। दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार आपको एक कहानी सुनाने का वादा है। आज सुना रहा हूं एक विलक्षण प्रेम की कहानी, एक प्रेम जिसने बदल दिया इतिहास। इस कहानी को सुनाने का एक कारण और भी है। कल वैलेंटाइंस डे है, सोचा कुछ रोमांटिक हुआ जाए और आपको कुछ रोमांटिक सा सुनाया जाए। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। बात उन दिनों की है जब पृथ्वीराज चौहान अपने नाना और दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर के निधन के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे। महाराजा अनंगपाल का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दामाद यानी अजमेर के राजा और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर से आग्रह किया, निवेदन किया कि वे पृथ्वीराज को दिल्ली का युवराज घोषित करने की उन्हें अनुमति दे दें। सोमेश्वर ने सहमति जता दी और पृथ्वीराज को दिल्ली का युवराज घोषित कर दिया गया। काफी राजनीतिक संघर्षों के बाद पृथ्वीराज दिल्ली के सम्राट बन जाते हैं। दिल्ली की सत्ता संभालने के साथ ही पृथ्वीराज को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता रास आ जाती है। ये कैसे हुआ? जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं यानी 12वीं सदी, उस समय सत्ता का केंद्र दिल्ली नहीं कन्नौज हुआ करता था। कन्नौज में जयचंद का राज था। उनकी बेहद खूबसूरत बेटी थी संयोगिता। पृथ्वीराज की बढ़ती ताकत, उनकी शोहरत जयचंद को कुछ पच नहीं रही थी। पृथ्वीराज के बढ़ते कद के चलते जयचंद को उनसे बेतरह ईर्ष्या होने लगी। इसी बीच एक दिन कन्नौज में दिल्ली से एक चित्रकार पन्ना राय आते हैं। पन्ना राय के पास दुनिया के कई महारथियों के तमाम तस्वीरें थी। इन्हीं में से एक पेंटिंग थी दिल्ली के युवा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। कन्नौज की लड़कियों ने पृथ्वीराज की पेंटिंग देखी तो देखते ही रह गई। लड़कियों को पृथ्वीराज का मैस्कुलिनिज्म जबरदस्त भा गया। और आखिर ये हो भी क्यों ना, पृथ्वीराज वीर होने के साथ गजब के हैंडसम थे। लड़कियां उनकी सुंदरता का बखान करते थक नहीं रही थी। पृथ्वीराज की यह तारीफ संयोगिता के कानों में पहुंचती है। वे भी पृथ्वीराज की उस पेंटिंग को देखने के लिए लालायित हो गई। एक दिन संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ उस चित्रकार पन्ना राय के पास पहुंचती हैं और उनसे पेंटिंग दिखाने को कहा। पेंटिंग देखते ही पहली नजर में संयोगिता ने अपना सर्वस्व पृथ्वीराज को दे दिया। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, यह बिल्कुल लव एट फर्स्ट साइट जैसा मामला था। लेकिन दोनों का मिलना इतना आसान नहीं था। वजह सिर्फ एक थी और वो भी बहुत बड़ी। जयचंद और पृथ्वीराज में कट्टर दुश्मनी थी। इधर चित्रकार पन्ना राय दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से मिलते हैं और राजकुमारी संयोगिता की पेंटिंग बनाकर उन्हें दिखाते हैं। पेंटिंग देखते पृथ्वीराज के मन में भी संयोगिता के लिए वैसा ही प्रेम उमड़ पड़ा। कहने को तो पृथ्वीराज राजा थे, पर उनकी प्रेम की राह आसान नहीं थी। उन्हीं दिनों जयचंद ने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें कई राज्यों के राजकुमार, राजाओं और महाराजाओं को न्योता दिया। लेकिन पृथ्वीराज को ईर्ष्या के चलते स्वयंवर में ही नहीं बुलाया। चलो नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, पर जयचंद को तो पृथ्वीराज का अपमान करना था। उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति को द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। राजकुमारी संयोगिता वरमाला लिए राजसभा में आती हैं तो उन्हें अपनी पसंद का वर यानी पृथ्वीराज चौहान कहीं नजर नहीं आए। वो तलाश रही थी कि जिसे चाहती हैं, जिसे पसंद करती हैं, वो कहीं दिखेंगे और मैं सीधे उनके पास चली जाऊंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिता चिंतित थे कि बेटी किसे चुनेगी। तभी संयोगिता की नजर द्वारपाल की जगह रखी पृथ्वीराज की मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने आगे बढ़कर वरमाला उस मूर्ति गले में डाल दी। लेकिन कुछ ट्विस्ट है। वास्तव में जिस समय राजकुमारी ने मूर्ति वरमाला
वरमाला डालनी चाहिए थी, ठीक उसी समय या कुछ देर पहले पृथ्वीराज खुद आकर खड़े हो गए थे मूर्ति की जगह और माला उनके गले में डाल दी थी संयोगिता ने। संयोगिता द्वारा पृथ्वीराज के गले में वरमाला डालते ही जयचंद आग बबूला हो गए। तलवार लेकर संयोगिता को मारने के लिए आगे आए, लेकिन अब तो संयोगिता के आगे पृथ्वीराज आ चुके थे। वो उनकी प्रेयसी, जो प्रेयसी थी, वो पत्नी बनने की ओर अग्रसर हो गई थी। जयचंद पहुंचते इससे पहले ही पृथ्वीराज संयोगिता को अपने साथ लेकर वहां से निकल लिए। आखिर वो पृथ्वीराज चौहान थे, पूरे उत्तर भारत में उनके शौर्य और पराक्रम का डंका बज रहा था। ऐसे में जयचंद उनसे टकरा भी जाते तो शायद मुंह की खानी पड़ती। स्वयंवर से राजकुमारी को उठाने के बाद पृथ्वीराज दिल्ली निकल गए। अब जयचंद ने पृथ्वीराज से बदला लेने की ठानी। अंदर ही अंदर दिल मिला रहे थे, कसमसा रहे थे। उनका मकसद किसी भी सूरत में पृथ्वीराज को हराना था, उसे नीचा दिखाना था। इसी दौरान मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 बार हराया था, लेकिन पृथ्वीराज ने उदारता दिखाते हुए गौरी को हर बार जीवित छोड़ दिया। जयचंद ने गद्दारी करते हुए गौरी को सैन्य मदद दी। इसी वजह से गौरी की ताकत दोगुनी हो गई। 17वीं बार के युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। समकालीन इतिहासकार कहते हैं कि गौरी की 1191 में तराइन के पहले युद्ध में करारी हार हुई थी, लेकिन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि युद्ध में ही पृथ्वीराज को मार दिया गया था। यानी जब पृथ्वीराज को गौरी ने हरा दिया तो उसने मार भी दिया था। पृथ्वीराज के दोस्त दरबारी कवि चंद बरदाई से रचित पृथ्वीराज रासों के मुताबिक पृथ्वीराज को गौरी ने बंदी बना लिया और उनकी आंखें गर्म सलाखों से जला दी गईं। पृथ्वीराज को कई यातनाएं दी गईं, ऐसा चंद बरदाई कहते हैं। एक दिन गौरी ने पृथ्वीराज को मारने का फैसला किया। तभी चंद बरदाई ने गौरी को पृथ्वीराज की एक ऐसी कला के बारे में बताया कि गौरी चकित हो गया। चंद ने गौरी को बताया कि उसके राजा को शब्द भेदी बाण चलाने में महारत हासिल है। यह सब सुनकर गौरी कुछ रोमांचित सा हो गया और इस कला के प्रदर्शन का आदेश दे दिया। पृथ्वीराज को मैदान में लाया गया। वे जंजीरों में जकड़े हुए थे, घावों से सराबोर, खून बह रहा है, लेकिन राजपूताना की आन अब भी उनके चरम पर थी। चेहरे पर कोई मलाल नहीं, कोई शिकवा नहीं। जिसे उन्होंने हराया था उसने धोखे से उन्हें मात दी थी। पृथ्वीराज बाजी पलटना चाहते थे। प्रदर्शन के शुरू होने के पहले गौरी ने कहा, शाबाश, शुरू करो। गौरी का बस यही कहना था कि भरी महफिल में सबके बीच चंद बरदाई ने एक दोहे में पृथ्वीराज को गौरी के बैठने की जगह का संकेत दे दिया। चंद बरदाई बोले, 4 बांस 24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है, मच्चू को चौहान। यह सुनते ही अचूक शब्द भेदी बाणों से पृथ्वीराज ने गौरी को मार गिराया। दुश्मनों के हाथों मरने से बचने के लिए चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे का वध कर दिया। जब संयोगिता को इस बात का पता चला तो एक वीरांगना की तरह वे भी सती हो गई। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी इतिहास में अमर हो गई। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, जयचंद गद्दारी नहीं करते, वे पृथ्वीराज से वैर नहीं पालते, तो शायद इतिहास कुछ और होता। पर इतिहास मेरे आपके सोचने से बदला नहीं करता। इतिहास तो वही बताता है जो हुआ। पृथ्वीराज प्रेम ही नहीं, वीरता में भी हीरो हैं। और जयचंद सबसे बड़े विलेन। जिस धरती पर योगेश्वर कृष्ण ने प्रेम सिखाया हो, वहां सदियों से प्रेम छिपकर हो रहा है। प्रेम सामने आ जाए तो कलंकित होता है। खुद के झूठे सम्मान के लिए
कई परिवार प्रेम की बलि लेने से बाज नहीं आते। तमाम दुर्विसंगतियों के बावजूद प्रेम आज भी शाश्वत है, पवित्र है और पूरी ठसक के साथ कायम है। दुनिया आज भी इसी से चल रही है। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद।